हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर एटम्स। पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो में अच्छे से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का एक एक लाइन यहां पर मैं लिख के लाया हूं। सब कुछ क्लियर होने वाला है। और साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए एटम्स के, यही वाली स्लाइड्स जो मैं यहां पर आपको पढ़ाने वाला हूं, जिससे बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं ये, अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और स्टडी मटेरियल चाहिए तो मनदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं बच्चों। एटम्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। अब एटम्स के अंदर हम एलिफेंट के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, तो एटम्स चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में कि कैसे कैसे एटम्स के मॉडल्स आए स्टार्टिंग से, फिर एक मॉडल रिजेक्ट हुआ क्योंकि उसमें कुछ कमी थी, फिर दूसरा मॉडल आया, फिर वो रिजेक्ट हुआ, उसमें कुछ कमी थी, फिर तीसरा मॉडल आया। तो किस किस बेसिस पे वो मॉडल्स आए, उनके क्या फीचर्स थे, उनकी क्या लिमिटेशंस थी, ये सारी चीजें, और बहुत सारा मैथमेटिक्स उसके साथ इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले था बच्चों थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन का एटम का मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, जिसमें यह कहा गया था कि आप एटम को मान सकते हो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ एक स्फेरिकल क्लाउड, जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और उसमें बीच बीच में नेगेटिव चार्ज बिल्कुल ऐसे एम्बेडेड है जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं। वाटरमेलन में ब्लैक कलर के जो सीड्स एम्बेडेड होते हैं आप वैसे मानो, और जो रेड कलर का पार्ट है वाटरमेलन का आप उसको पॉजिटिव चार्ज मानो और सीड्स को नेगेटिव चार्ज मानो। बिल्कुल वैसा ही एटम को माना गया। तो ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था जो रिजेक्ट हो गया क्योंकि बहुत सारी चीजें एटम बाद के एक्सपेरिमेंट्स में ऐसी शो कर रहा था जो इस मॉडल के बेसिस पर बताई ही नहीं जा सकती थी। एटम की स्टेबिलिटी हो गई, स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गया, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे। इन सारी लाइंस को एक साथ अभी समझने की बजाय धीरे धीरे सारी चीजें कवर होंगी तो आपको पता चलता जाएगा और क्या क्या चीजें बाद में डिस्कवर हुई। सो लेट्स स्टडी अबाउट वन ऑफ द मेजर स्टेप्स इन एटॉमिक मॉडल्स, जिससे काफी क्लैरिटी आ गई, एंड दैट इज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नॉट अल्फा अल्फा एक ही अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल नहीं था, बहुत सारे थे, पर यहां पे 2 बार अल्फा पार्टिकल गलती से लिखा गया है। तो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था जीजर और मार्सडेन ने, जो एसोसिएट्स थे रदरफोर्ड के। आइडिया रदरफोर्ड का था। रदरफोर्ड ने उनको कहा कि भाई चलो एक्सपेरिमेंट करो। तो एक्सपेरिमेंट का जो बेसिस था वो क्या था, रदरफोर्ड क्या सोच रहा होगा उस टाइम पे जब उसने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा। अल्फा पार्टिकल्स जो उस वक्त हमारे पास अवेलेबल थे, आज भी अवेलेबल है, लेकिन अब हम जान गए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। उस वक्त हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे और हमें ऐसा लगता था, तो उस टाइम के साइंटिस्ट्स को ऐसा लगता था, मैं तो था नहीं उस वक्त तो मुझे नहीं पता, तो साइंटिस्ट्स को ऐसा लगता था कि अल्फा पार्टिकल जो है वो एक बड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। लेकिन जब एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस के बारे में पता चला, तब पता चला कि यार अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं बल्कि हीलियम का जो एटम है उसका न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स का जो गुच्छा है, ये ग्रुप है, इसको अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो उस वक्त तो ये पता ही नहीं था क्योंकि एटम ही डिस्कवर नहीं हुआ, तो न्यूक्लियस कहां से डिस्कवर होगा, तो उस वक्त ये बात तो पता नहीं थी। तो उस वक्त तो यही लगता था कि क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, तो जो भी चार्ज है वो 2 प्रोटॉन्स का है और 2 प्रोटॉन्स का काफी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऐसा माना जाता था भाई एक भारी भरकम हैवी पार्टिकल है हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को किसी भी एटम पे लाके मारें, बम्बार्ड करें, तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब अल्फा पार्टिकल एटम के थ्रू पास होगा तो उस अल्फा पार्टिकल के पाथ को देखकर यह समझ में आ सकता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहां है, बिकॉज पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। या अगर नेगेटिव होगा तो भी समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव चार्ज कहां है, बिकॉज नेगेटिव भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जब अल्फा पार्टिकल हमारा पास होगा एटम्स की लेयर्स के थ्रू, तो उसकी डिफ्लेक्शन को देखकर आइडिया लगाया जा सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर किस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है।
अब एटम की लेयर्स लाएं कहां से? तो उसने एक ऐसा मेटल उठाया जो बहुत ही ज्यादा मेलेबल है और डक्टाइल है, यानी कि गोल्ड, और उसको इतना पतला 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 शीट में, एकदम पतली शीट में, उसको थिन शीट में बना दिया कि इतनी पतली शीट बना दी गोल्ड की कि 1000 एटॉमिक लेयर की थिकनेस रह गई बस उसकी। अगर आप कोई बहुत पतला सा अपना पेपर भी देखोगे ना, अगर आप कागज जो है आपका इतना पतला, आपके हाथ में नोटबुक होगी, उसका जो कागज है वो इतना पतला है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको पता चलेगा कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक एटम की करोड़ों लेयर्स हैं। तो उससे भी बहुत ज्यादा पतला बना दिया, यानी कि इतना पतला बना दिया कि 1000 लेयर्स ही रह गई एटम्स की, लगभग 1000 के ऑर्डर में। अब इस पे अगर बहुत ज्यादा तेजी से चलता हुआ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया जाएगा, तो वो अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के अंदर, फॉइल आप समझते हो ना, एल्यूमिनियम फॉइल होता है, रोटी लपेटते हो जिसके अंदर, तो गोल्ड फॉइल मतलब फॉइल, पतला सा कागज बना दिया। तो गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स है उनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस अल्फा पार्टिकल को किसी ना किसी तरह से रिपेल करेगा। तो अल्फा पार्टिकल जब दूसरी तरफ से निकलेगा तो उसकी डिफ्लेक्शंस को देखकर आइडिया लगाया जाएगा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज किस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ में आई बात? तो अब इस पूरी अरेंजमेंट को हम समझ लें कि क्या क्या इस सेटअप के अंदर पार्ट्स थे और किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। तो सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हो कि ये है एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स यहां पर रख दिया गया जो कॉन्टिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल्स एमिट करे। सोर्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं ऐसे जो लगातार पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं, तो ऐसा ही एक यहां पर सोर्स ले लिया गया अल्फा पार्टिकल्स का। सामने लेड ब्रिक्स लगा दी गई, एक्चुअली लेड ब्रिक्स हर तरफ लगा दी गई थी, सामने की तरफ एक छोटा सा पार्ट छोड़ के जिससे अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा और गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करेगा। लेड का बहुत डेंस स्ट्रक्चर होता है, जो उसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है। इससे क्या होता है कि वो हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को रोकने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। भाई ये डेंजरस है पार्टिकल्स, इतने हाई एनर्जी पार्टिकल्स अगर आसपास लोग होंगे उनकी बॉडी में चले जाएं तो कैंसर पैदा कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, तो ये डेंजरस है। इसीलिए तो रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो है उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है कि वो फैल ना जाए, उनमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं यानी जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो फैल ना जाए। तो हम ये चाहते थे, रदरफोर्ड ये चाहता होगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएं, यानी गोल्ड फॉइल की तरफ, बाकी डायरेक्शंस में ना फैलें। तो पूरा लेड ब्रिक्स का लेयर लगाया गया फैलने से रोकने के लिए, ठीक है। और यहां पर एक स्पेस छोड़ दिया गया जिससे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डायरेक्ट जाएं सीधा। तो अल्फा पार्टिकल्स यहां सीधा आए, सामने यहां पे रखा था गोल्ड फॉइल, वो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आई, गोल्ड फॉइल से पास हुई, और यहां पर एक डिटेक्टर यहां पर लगा दिया गया जो अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करे, ठीक है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, वहां पर अल्फा पार्टिकल जो है वो जब हिट करता है उसको, तो एक सिंटिलेशन इफेक्ट नाम की चीज होती है, आपको वहां से पता चल जाता है, एक डॉट आ जाता है जिससे आपको पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल यहां पर हिट किया है। तो ये स्क्रीन ऐसे घूमती रहेगी, डिटेक्टर है ये डिटेक्टर है, ऐसे घूमता रहेगा और पता लगाएगा कि कितने एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स जो है वो मिले, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज यहां पे हम देख लें कि इसके मेन पार्ट्स क्या हैं। इसके मेन पार्ट तो एक तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, दूसरा कॉलीमेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल है। मतलब कॉलीमेशन मतलब अल्फा पार्टिकल्स, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अल्फा पार्टिकल्स एक बीम की तरह जाए, तो वो लेड ब्रिक्स उसका काम कर रही है, गोल्ड फॉइल है और डिटेक्शन सिस्टम है। ये हमारा डिटेक्शन सिस्टम हो गया, ठीक। एक्सपेक्टेशन, अब एक्सपेक्टेशन क्या थी भाई, इस वक्त तो अपने को नॉलेज है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद काफी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की, लेकिन उस वक्त तो भाई एक्सपेरिमेंट ही कर रहा ना बंदा, उसको थोड़ी पता है कि क्या है, तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी कि भाई मेरे को ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रदरफोर्ड एंटिसिपेटेड दैट अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल अल्फा पार्टिकल्स वुड पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विद ओनली माइनर डिफ्लेक्शंस। देखो उस वक्त तक कौन सा मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल था। तो प्लम पुडिंग मॉडल ये कहता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ है, अब अल्फा पार्टिकल, इतना हाई एनर्जी डेंस अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इतने हाई एनर्जी पार्टिकल को जो पूरे में फैला हुआ है, वो यार
कितना डिफ्लेक्ट कर देगा, थोड़ा बहुत ही डिफ्लेक्ट करेगा। तो रदरफोर्ड यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि माइनर से डिफ्लेक्शन होगी और दूसरी तरफ से अल्फा पार्टिकल जो है वो माइनर डिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगे, लेकिन वो हैरान रह गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ए फॉर अल्फा, पास थ्रू द फॉइल, इट मींस दैट दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन्स। सबसे पहली हैरान कर देने वाली ऑब्जर्वेशन ये थी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल सीधा पास हो गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, जीरो डिफ्लेक्शन। Only about 0.14% of the incident alpha particles scatter by more than 1 degree। ये और हैरानी की बात, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स लाकर मारे उनमें से केवल 0.1%, 14% भी नहीं, 0.1% अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो 1 डिग्री से ज्यादा पर स्कैटर हुए, और 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री या उससे ज्यादा पे स्कैटर हुआ। ठीक है, अब इससे क्या इंटरप्रेट किया गया? इससे ये इंटरप्रेट किया गया कि ज्यादातर स्पेस जो है एटम के अंदर वो खाली है, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, मतलब लाखों में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल वापस आ गया। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना एटम के अंदर, वो एक बहुत छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर वो पूरे में फैला होता तो भाई सारे ही डिफ्लेक्ट होते थोड़े थोड़े, लेकिन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधा चले गए, यानी एटम मोस्टली खाली है और उसके अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है। और क्योंकि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उस छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इतनी कम जगह में जब इतना सारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी रिपल्शन बड़ी स्ट्रांग होगी। तो जो अल्फा पार्टिकल उसका काफी पास से निकला उसमें 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, और जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल उसकी लाइन में आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल उसकी लाइन में आ गया, उसको इतनी रिपल्शन हुई कि वापस आ गई। ठीक, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस मिली, 9th में भी पढ़ा हुआ। सर क्यों बोर कर रहे हो? ठीक है, पता है तुम्हें, मुझे पता है बात। तो एक यहाँ पे ग्राफ बनाया जाए, स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। अब आप देखो 10 की पावर 7, 1 करोड़ पार्टिकल स्कैटर हुए, 0 डिग्री के आसपास का एंगल आ रहा है, 4-5 डिग्री के आसपास। ठीक है, अब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं। जैसे एंगल 100 डिग्री से ऊपर हुआ या 90 डिग्री से ऊपर हुआ, 100 से भी कम रह गया अल्फा पार्टिकल। मतलब 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल है, अगर उसमें से भी सिर्फ 100 है ऐसे जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा पे डिफ्लेक्ट हो रहे, और कम आते आते और ज्यादा एंगल आते आते तो अल्फा पार्टिकल्स और कम रह गए। तो यही ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया कि भाई एक तो न्यूक्लियर कोर है, रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस, जिसको हम लोग आज न्यूक्लियस करते फिर रहे हैं, वो नाम किसने दिया? वो रदरफोर्ड ने दिया। और ये नाम उसने कहां से दिया? क्योंकि सेल तो डिस्कवर हो चुका था उस टाइम पे, और हमको पता है सेल के अंदर एक सेंटर में, लगभग सेंटर में एक उसका मेन पार्ट होता है, विच इज द ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया वहां से। द एटम सेंट्रल न्यूक्लियस होल्ड्स मोस्ट ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज एंड मास। न्यूक्लियस में मैक्सिमम चार्ज और मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन का पाथ, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस अकिन टू प्लैनेटरी ऑर्बिट। जैसे प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 की पावर -15 से 10 की पावर -14 मीटर है, और एटम का साइज 10 की पावर -10 मीटर, लगभग 1 लाख गुना छोटा है न्यूक्लियस जो है वो एटम से। और मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम में वो खाली है, और इलेक्ट्रॉन्स का ना के बराबर ही इफेक्ट हो गया ना भाई। एक तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है। ऊपर से वो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है एक जगह पे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बहुत डेंस नेगेटिव चीज कुछ बना पाए, नहीं, वो बिल्कुल स्कैटर्ड है, तो ना के बराबर इंपैक्ट है। अब क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा है और पूरे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल आया था जो बाकी खाली जगह से पास हो रहे, तो इलेक्ट्रॉन उसको कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाया, है ना। इलेक्ट्रॉन का बेचारे की औकात ही क्या है कि इतना छोटा सा इलेक्ट्रॉन इतना हैवी अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ आ रहा है, और वो हैवी अल्फा पार्टिकल इतनी हाई स्पीड से, इतनी हाई एनर्जी से उसकी तरफ आ रहा है कि वो नेगेटिवली चार्ज उसको कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। ठीक, तो लगभग कुछ सीन जो है वो ऐसा रहा कि ये हमारा न्यूक्लियस है, लेकिन जो पार्टिकल्स दूर से निकले वो सीधे चले गए, जो थोड़े पास से निकले न्यूक्लियस से उनमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई, जो ज्यादा पास से निकले उनमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई, जो और ज्यादा पास से निकले उसमें और ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई, और जो बिल्कुल न्यूक्लियस की लाइन में आ गया वो वापस चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
पॉइंट है विच इज कॉल्ड द इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की लाइन में, न्यूक्लियस की जो सेंट्रल लाइन है, यहां पर एक लाइन इमेजिन करो विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये तो एक अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, यहां तक आते आते तो वो स्ट्रेट आया, फिर उसको रिपल्शन हुई कि भाई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से उसको रिपल्शन हुई और वो ऐसे रिपेल हो गया। कहां तक रिपेल नहीं हो रहा था, यहां तक। तो ये जो न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है और ये जो अल्फा पार्टिकल का जो पाथ था उसकी जो लाइन है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, जब तक रिपल्शन स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि एक बार जब रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, तो डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा ना, नहीं, जब तक रिपल्शन स्टार्ट नहीं हुई ये। सो दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर, राइट। इंपैक्ट पैरामीटर देखो, इंपैक्ट पैरामीटर जिसका मिनिमम है, सबसे कम है, इंपैक्ट पैरामीटर जिसका कम है उसका स्कैटरिंग एंगल ज्यादा है। इंपैक्ट पैरामीटर जिसका 0 है उसका स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री है ना। ये वाला जो अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल इस लाइन के अलोंग आएगा उसका इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा, 0, क्योंकि उसकी तो लाइन ही हो गई, तो डिस्टेंस हो गया 0, और उसका स्कैटरिंग एंगल हो गया 180 डिग्री। और जिसका इंपैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इंपैक्ट पैरामीटर, उसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुई, तो उसका स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री। तो जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर उतना कम स्कैटरिंग एंगल, जितना कम स्कैटरिंग एंगल उतना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर। दोनों बातों का सेम मतलब था। आगे बढ़ो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया, पहले भी लगाया ही था जब इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया, उसने बोला चलो न्यूक्लियस का साइज निकालते हैं। तो उसने बोला चलो वो वाले अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं जो बिल्कुल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ है, और जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होगा ये वाला अल्फा पार्टिकल है जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ है। ये वाली इमेज दिख रही है आपको, दिख रही, ये वाला अल्फा पार्टिकल वो है जो बिल्कुल न्यूक्लियस की लाइन में आ गया। आते आते इसको इतना रिपल्शन हुआ कि ये यहां से वापस मुड़ गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस ने बोला, न्यूक्लियस नहीं बोलता भाई, रदरफोर्ड ने बोला कि ये अल्फा पार्टिकल जहां से भी लौटा, अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस न्यूक्लियस के सेंटर से निकाल लिया जाए, यानी ये जिसको हमने यहां पे नाम दिया हुआ है R0 का, अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस न्यूक्लियस के सेंटर से निकाल लिया जाए तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस का रेडियस होगा, साइज होगा, वो इस डिस्टेंस से कम ही होगा। कि भाई ये जो अल्फा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस में अंदर घुस के तो वापस आएगा नहीं, या न्यूक्लियस को ठोक के तो वापस आएगा नहीं, इसको इतनी ज्यादा रिपल्शन हो रही है, पहले ही वापस मुड़ गया। तो अगर ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लें कि जो ये जहां से ये वापस मुड़ा और वहां से उस पॉइंट से न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, उससे आइडिया लग सकता है कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या हो। तो ये कहां से वापस मुड़ा, ये वापस मुड़ा इस पॉइंट से। अपने को कैसे पता चले कैसा पॉइंट है, तो भाई ये यहां पे हो क्या रहा, थोड़ा सा फिजिक्स लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ला रहा अपने साथ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी रिपल्शन की वजह से कम होती जा रही है। अब एनर्जी कम होगी तो किसी में कन्वर्ट होगी ना, तो जैसे जैसे इधर आ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाएगी और वहां से ये भाई साहब अल्फा पार्टिकल जी वापस मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी यहां पे हमारे पास 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस वाले अल्फा पार्टिकल की। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में तुमने फॉर्मूला पढ़ा है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन्स है, और प्रोटॉन का चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसमें इसका चार्ज हो गया 2e, और इसका एटॉमिक नंबर है Z। गोल्ड था ना ये, 79 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो Z हो गया 79, इसका चार्ज हो गया Ze। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। तो यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R0। वैल्यूज पुट कर दी सारी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर बताया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 की पावर -19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 की पावर -19 जूल। So 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 1.6 into 10 की पावर -13 जूल।
ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। आर नॉट की वैल्यू आ गई 41.3 फर्मी या फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर या फर्मी मतलब है 10 की पावर -15 मीटर। तो यहां से आइडिया लगा कि भाई जहां से वो अल्फा पार्टिकल वापस पलटा है उस पॉइंट का न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 41.3 फर्मी है, तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो इससे तो कम ही होगा। फिर बाद में और कैलकुलेशंस करके उसको एग्जैक्टली निकाल भी लिया गया। अच्छा, लिमिटेशंस क्या थी, ये मॉडल हमने आगे बढ़ाया या फिर इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। इसकी लिमिटेशन क्या थी, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी। भाई इलेक्ट्रॉन जो है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड लगातार घूम रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड लगातार घूमेगा तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक चीज लगातार चल रही है तो वो एनर्जी लूज तो करेगी ना। अगर हम सिंपल टर्म्स में भी देखें कि तुम लगातार भाग रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी तो खर्च होगी, थकोगे, रुकोगे, बैठोगे। इलेक्ट्रॉन हमारा घूमे जा रहा है न्यूक्लियस के अराउंड और उसकी एनर्जी लूज नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमने ईएम वेव्स पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो ईएम वेव्स रेडिएशन एमिट करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, और सर्कुलर मोशन तो हमेशा एक्सेलरेटेड ही होता है क्योंकि इसमें लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर एक चार्ज लगातार एक्सेलरेट हो रहा है तो इसको तो ऑब्वियसली रेडिएशन एमिट करनी ही चाहिए, और फिर ये लगातार अपनी एनर्जी लूज करेगा, लगातार अपनी एनर्जी लूज करेगा, इसकी एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस का इस पे होल्ड बढ़ेगा और इसका पाथ फिर धीरे धीरे छोटा होता जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अल्टीमेटली न्यूक्लियस में कूद जाए, टकरा जाए, मतलब न्यूक्लियस से, खुद तो कूदेगा नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना, एटम तो सारा स्टेबल है भाई, जितनी भी चीजें एटम से बनी है एंड ऑल द एटम्स आर वेरी स्टेबल, नहीं तो हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो होता ही कहां, वो तो कोलैप्स कर जाता। तो ये चीज तो एक्सप्लेन नहीं हो पाई इस मॉडल से। फिर स्पेक्ट्रल लाइंस की एक कहानी है। हर एक एलिमेंट की एक फिंगरप्रिंट है, मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब भी किसी एलिमेंट को हीट किया जाता है तो वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता है, सारी नहीं करता। और जो एलिमेंट ए एमिट करेगा वो बी नहीं करेगा, और जो बी करेगा वो सी नहीं करेगा। तो सब अपना अलग अलग एमिट करते हैं, क्यों करते हैं कोई पता नहीं। और अगर ऐसा होता तो ये धीरे धीरे इसकी क्या कम होती, फ्रीक्वेंसी कम होती। फ्रीक्वेंसी कम होती तो वेवलेंथ बढ़ती, या फिर उल्टा कह लो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती वेवलेंथ कम होती। लेकिन अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं रह सकती। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है और 10 के बाद सीधा 15 हो गई, 10 के बाद 11 होगी, 11 के बाद 12 होगी, 12 के बाद 13 होगी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रेडिएशन एमिट करे तो वो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करे। और अगर वो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगा किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉन, तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में स्पेशल लाइंस आनी नहीं चाहिए। सबका एक जैसा होना चाहिए एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लेकिन सबका एक जैसा तो नहीं है, तो ये कहां से आ गया। और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी आई जो इस मॉडल में इंप्लीमेंट करी नहीं गई थी, जो एक्चुअल में होती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी के अंदर। तो ये मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया और फिर आया बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर ने कहा देखें भाई जरा क्या दिक्कत है। नील्स बोर कूदा। नील्स बोर स्टडीड इन रदरफोर्ड्स लैबोरेटरी फॉर सेवरल मंथ्स इन 1912 and he was convinced about the validity of Rutherford's nuclear model. नील्स बोर ने बहुत टाइम तक रदरफोर्ड के साथ स्टडी किया और वो एक बात तो पक्की थी कि जितनी बातें रदरफोर्ड कह रहा है उतनी तो सही। बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही उस मॉडल से, क्योंकि ये नहीं है कि मॉडल गलत है, ये हो सकता है कि मॉडल में कुछ कमी है, कोई और चीजें भी है जो रदरफोर्ड को पता नहीं लग रही हैं। तो उन चीजों का पता लगाया जाए, उन चीजों को मॉडल में ऐड किया जाए इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग दिस मॉडल कंप्लीटली। उन कुछ फ्यू पॉइंट्स को ऐड किया जाए। तो रदरफोर्ड में जो सबसे पहला पॉइंट था वो यही था उसके लिमिटेशन में कि भाई ये इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी से ऐसे घूम कैसे रहा है, लगातार इसको तो एनर्जी एमिट करनी चाहिए। तो उसका जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी है
उसका सबसे पहला पोस्टुलेट्स तो ये स्टेबल ऑर्बिट्स के बारे में ही है। बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिटिंग रेडिएंट एनर्जी। एटम्स हैव डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स विद स्पेसिफिक टोटल एनर्जीज टर्म्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स। तो पहला पोस्टुलेट ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी रिवॉल्व कर सकते, कि यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, नहीं। बोर कहता है कि स्पेशल एनर्जी स्टेट्स हैं एटम के अंदर। उन्हीं एनर्जी स्टेट्स में, एनर्जी स्टेट मतलब ऑर्बिट्स, उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। एक ऑर्बिट यहां पॉसिबल है, एक ऑर्बिट यहां पॉसिबल है, इन दोनों के बीच में कोई ऑर्बिट पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं सकता। और ये वाले जो स्टेट्स हैं इनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? बिकॉज एटम के अंदर की जो साइंस है वो अलग है। मतलब एटम के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। अभी तक हम ये बोल रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ एनर्जी एमिट करेगा, क्योंकि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन के टाइम से जो चला रहा था उसके बेसिस पे चल रहे थे। लेकिन बोर ने बोला कि ये जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्व करता है तो एनर्जी एमिट नहीं करता। ऐसा होता है, ऐसे स्टेट्स हैं एटम के अंदर जिसमें रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करता, वहां के रूल्स अलग हैं, ठीक है। उनको बोला गया स्टेशनरी स्टेट्स। इसलिए नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इसलिए कि उसमें घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं कर रहा एनर्जी। दूसरा था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है बोर का। वो ये कि जैसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, हर एक मूविंग चीज जो है वो वेव है, और इलेक्ट्रॉन का मास तो इतना कम है कि उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ, एक मूविंग बॉडी के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 into 10 की पावर -34, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 की पावर -31, ऊपर -34 नीचे -31, तो ये तो कट जाएंगे। लैम्डा तो काफी ज्यादा आएगा जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो रदरफोर्ड, तो बोर ने बोला, रदरफोर्ड की कहानी खत्म हो गई, बोर की चल रही है। बोर ने बोला कि भाई आप मानो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, एंड ना कि ऐसे, क्योंकि वेव है वो, उसके वेव नेचर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है कि वो एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करता है तो इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स भी कंप्लीट करता है। ऐसा नहीं है कि 7.5 वेवलेंथ है या 8.5 वेवलेंथ है, या तो 7 होंगी या 8 होंगी। तो उसने बोला कि अगर, काफी कुछ बोला, अगर हम मान लें कि इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल रेडियस जो है वो r है। अब देखो यही तो होगा ना कि ऐसे कह के, तो पहला जो पोस्टुलेट है बोर का वो कह रहा है कि भाई ऐसे स्टेट्स होते हैं एटम के अंदर जहां पर कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता ही नहीं है। फिर तो ये बात तो कोई भी बोल दे कि अच्छा, पता है रदरफोर्ड के मॉडल में ये लिमिटेशन आ रही है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करना चाहिए बट कर नहीं रहा, तो ऐसे तो कोई भी बोल दे कि भाई नहीं करता होगा, फिर ऐसे स्टेट्स होते होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करता होगा। नहीं, सिर्फ इतना बोलने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ इतना बोलने से बात नहीं बनेगी, समझाना भी पड़ेगा कि वो एनर्जी स्टेट्स कौन से हैं, कहां हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ऐसे एनर्जी स्टेट्स की बोर ने बताई कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी स्टेट्स में घूम सकता है जिसमें उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस है, सॉरी नॉट द ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस इज r, तो उसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ लैम्डा, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और लैम्डा जो होता है, लैम्डा जो होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस h अपॉन 2 पाई, क्यों लिख रहा हूं मैं, h अपॉन mv, h अपॉन mv। अगर आप mv को इधर ले जाओ और 2 पाई को इधर ले आओ, सो यू विल गेट mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, और mvr आप जानते हो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो बोर ने बोला कि लो जी, ये पहली प्रॉपर्टी है उन स्टेट्स की कि इन स्टेट्स में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन, वही स्टेट्स पॉसिबल हैं, वहीं पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h इज कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट,
तो पहला स्टेट वहां पॉसिबल है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई की वैल्यू के बराबर है। दूसरा स्टेट वहां पॉसिबल है जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई की वैल्यू के बराबर है। तीसरा 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई की वैल्यू के बराबर है। ये समझ में आया। और तीसरा था कि अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करे या गेन करे तो क्या होगा। थर्ड पोस्टुलेट, क्वांटम ट्रांजिशन एंड एमिशन ऑफ फोटॉन्स। उसने बोला कि अगर किसी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है, किससे गेन कर लेता है, किसी फोटोन से गेन कर लेता है, उस पर एक फोटोन लाकर मारा गया और इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली, तो इलेक्ट्रॉन की अब एनर्जी बढ़ गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, दीज आर एनर्जी स्टेट्स। एक जी है, जैसे मैंने यहां पे सेकंड ऑर्बिट बनाया, यहां पर एक और ऑर्बिट बनाया, तो ये जो ऑर्बिट्स हैं एनर्जी स्टेट्स है। इस ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और है, इस ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और है, तीसरे में घूमते हुए कुछ और है। तो अगर इस ऑर्बिट में घूमते, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, देखो एक्चुअल वैल्यू मैं अभी बताऊंगा, एक्चुअल वैल्यू की हेल्प से नहीं, जनरली लेट्स टेक एनर्जी इज 1 यूनिट, और जो सेकंड में घूमता है उसकी एनर्जी 2 यूनिट्स, जो थर्ड में घूमता है उसकी एनर्जी होनी चाहिए 3 यूनिट्स। अब जो फर्स्ट स्टेट में घूम रहा है उसकी एनर्जी है 1 यूनिट, जिसपे आपने सपोज 1 यूनिट का फोटोन लाकर मारा तो उसकी हो गई 2 यूनिट। तो वो 2 यूनिट जब उसकी एनर्जी हो गई ना, तो फिर वो उसी ऑर्बिट में जाएगा जिसमें 2 यूनिट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपने वाले में नहीं रहेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अब जंप करके इस वाले में चला जाएगा। लेकिन ये तो उनका ऑर्बिट है जिनकी एनर्जी 2 यूनिट शुरू से होती है, तो ऐसा नहीं चलेगा कि भाई तुम अपनी एनर्जी भर के और अब हमारे स्टेट में आ गए हो तो तुम रह लोगे यहां, नहीं। अब इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, ये जंप करके इस स्टेट में चला गया, तो यहां पर जाते ही उसको वो फोटोन वापस एमिट करना पड़ेगा और वापस उसकी एनर्जी 1 यूनिट हो जाएगी और अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशंस लगातार चलती रहती हैं। जब फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो किसी लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और जब फोटोन एमिट करता है तो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में वो आ जाता है। जिस एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहले से होता है उसे बोलते हैं उसका ग्राउंड स्टेट, और जिसमें वो चला जाता है उसको बोलते हैं उसका एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया जैसे इसका ग्राउंड स्टेट, और सेकंड ऑर्बिट हो गया इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। है वो सेकंड ऑर्बिट लेकिन होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट्स में तो वो पहला ही है ना, और थर्ड ऑर्बिट होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा कि अब देखो इसकी एनर्जी 2 यूनिट थी, इसकी एनर्जी 1 यूनिट, इनका बीच का डिफरेंस जो है वो 2 - 1 1, और इसने जो फोटोन एमिट किया था उसकी एनर्जी भी कितनी 1, तो फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। तो सिंपल सी बात है, जो ये फोटोन एमिट करेगा उसकी जो एनर्जी होगी h न्यू, इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एमिट करेगा वापस आते हुए उस फोटोन की जो एनर्जी होगी h न्यू, वो दोनों जो स्टेट्स हैं उनके एनर्जी का डिफरेंस होगी। समझ में आई बात। I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। ठीक, और ये 3 पोस्टुलेट्स को दिमाग में रखना। और अब हम कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं, लेकिन उन कैलकुलेशंस में देखो रट्टा मार लोगे नहीं तो तुम, तो ये चीज बड़ा ध्यान से समझने वाली है कि 2 इक्वेशंस अपने दिमाग में लेके चलो। सब कुछ उन दोनों इक्वेशन से ही आया है जो आगे की हम लोग कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं, इसके अंदर सब कुछ उन दोनों इक्वेशन से आया है। पहली इक्वेशन जो है वो है अभी जो पीछे हमने लिखी बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली, उसको मैं यहां पे एक बार फिर लिख देता हूं कि mvr शुड बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। और दूसरी जो है, ये तो आपको समझ में आ गया कहां से आई। दूसरी जो है वो है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई दूसरी फोर्स होती है ना उस टाइम पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, उन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r शुड बी इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर। q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज विच इज Ze, q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज e by r स्क्वायर। अब यहां पे एक r से r कट गया
तो mv स्क्वायर इक्वल टू kz e स्क्वायर बाय r। सेकंड इक्वेशन इज दिस। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके ही बाकी के सारे डेरिवेशंस किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप भूल जाओ तो आपको याद रखना है कि जो भी आपको निकालना है, हम डेरिवेशन क्या मतलब क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, रेडियस का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ये सारी चीजें निकालने जा रहे हैं, तो वो हम इन दोनों इक्वेशन से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे अच्छा यहां पे मैंने लिख ही दिया था, कोई बात नहीं, चलो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब इन दोनों को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको निकालना है रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला निकालने के लिए आप वेलोसिटी की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें डाल दो और सॉल्व करके r एक तरफ रख लो, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दो। या फिर अगर आपको निकालना है वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए आप इन दोनों में से रेडियस को एलिमिनेट कर दो, रेडियस की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लो, इस तरीके से। ठीक है, कर रहे हैं, अभी करा हुआ ये सब कुछ हमने। तो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, तो पहली वाली इक्वेशन से, कूलम्स लॉ वाली से, r आया kz e स्क्वायर बाय mv स्क्वायर, और सेकंड वाली इक्वेशन से r आया nh अपॉन 2 पाई mv। अब दोनों ये r की वैल्यूज हैं, इन्हें इक्वेट कर दिया, ये दोनों r की वैल्यूज हैं, इन्हें इक्वेट कर दिया, इन दोनों को इक्वेट किया, क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो यहां पे m से m कैंसिल हो गया, एक v से v कैंसिल हो गया, और कुछ भी नहीं हुआ, तो v की वैल्यू आ गई 2 पाई kz e स्क्वायर बाय n इंटू h। समझ में आया, 2 पाई kz e स्क्वायर बाय n इंटू h। तो अगर मैं यहां से एक n हटा लूं, या फिर सपोज मैं n को भी 1 पुट करूं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो z यहां पे क्या है, एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1, और n यहां पे क्या है कि किस ऑर्बिट की बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ऑर्बिट की, तो यहां पर मैंने n को डाल दिया 1 और z को डाल दिया 1, बाकी सबकी वैल्यू अपने को पता है, पाई हो गया 3.14, k हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, e हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया 6.62 इंटू 10 की पावर -34। ये सारी वैल्यूज जब हमने डाली तो हमने देखा कि ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है c अपॉन 1 बाय 137, c अपॉन 137, सॉरी, c इंटू 1 बाय 137। ठीक है, और अगर मैं n को 1 ना डालूं, किसी भी दूसरे ऑर्बिट में अगर मुझे निकालनी हो हाइड्रोजन एटम में, तो ये हो गया मेरा c बाय 137 इंटू n, और अगर हाइड्रोजन एटम ना हो, कोई और एटम हो, तो c बाय 137 z बाय n, है ना, क्योंकि z और n तो 1 1 ही है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे z और n को अलग कर लूं तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 2 पाई बचेगा, k बचेगा, और e स्क्वायर बचेगा, और डिवाइडेड बाय h बचेगा, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 137। दिस इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट। समझ में आई बात। तो इससे आप याद रख सकते हो। तो आप ये देखो कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी है कितनी ज्यादा है, सिर्फ लाइट की जो स्पीड है, उसकी स्पीड है, सॉरी, लाइट की स्पीड के 137 टाइम्स कम है, बस 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 137 करके देख लो, 10 की पावर 6 में तो आएगा ही आएगा, 10 लाख मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब रेडियस का एक्सप्रेशन अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी की जो आपने वैल्यू निकाली है, जो आपने पीछे देखो r के फॉर्मूला निकाला ना, आपने पीछे r के 2 फॉर्मूले निकाले, ये और ये, तो वेलोसिटी की आपने जो वैल्यू निकाली है, चाहे आप इसमें पुट कर दो, चाहे आप इसमें पुट कर दो, दोनों में से किसी में भी पुट करके वेलोसिटी की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू वेलोसिटी की, दोनों में से किसी में भी पुट करके आपने r निकाल लिया। सो दिस इज योर r, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। अब इसमें अगर आप हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहो, यानी z को आपने 1 डाल दिया और n को भी आपने 1 डाल दिया, तो आपको आंसर मिलेगा रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.529 इंटू 10 की पावर -10
मीटर, ये आपको R की वैल्यू मिलेगी। और अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है, कोई और एटम है, तो आप n स्क्वायर और z छोड़ दो, सो दैट विल बी 0.529, तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इस वैल्यू को z और n की वैल्यू अफेक्ट नहीं करेगी ना, क्योंकि z और n दोनों 1 है। बस आप ऊपर एक n स्क्वायर लिखा रहने दो, नीचे z लिखा रहने दो। तो अब आप इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी एलिमेंट के जिन पे बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल है, आगे हम लोग बात करेंगे किन किन पे एप्लीकेबल है, जिन पे बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल है, इसको सेव नहीं करा मैंने, कोई बात नहीं। तो आप किसी भी एलिमेंट के, एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज कर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर, और mv स्क्वायर का तो सीधा सीधा अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला मिला ना, कि ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था, ये था kze स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एक r से r आपने काट दिया, और फिर आपने दोनों तरफ सपोज हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिला kze स्क्वायर बाय 2, है ना, तो बाय r। ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया? काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी kze स्क्वायर बाय 2r, kze स्क्वायर बाय 2r। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 बाय r। तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होगी k q1 यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज Ze, q2 यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e। यहां पे माइनस क्यों डाला? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में साइन के साथ लेना पड़ता है, फोर्स और फील्ड में साइन डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना होता है। तो k इंटू जेड इंटू -e बाय r, माइनस kz स्क्वायर बाय r। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी पीछे आई थी kz स्क्वायर बाय 2r, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आई kz स्क्वायर बाय r। दोनों को ऐड किया, सो वी गॉट माइनस kz स्क्वायर बाय 2r। तो अगर मैं यहां पर देखो, एक टर्म जो है ना वो कॉमन आ रही है, kz स्क्वायर बाय r कॉमन आ रहा है। अगर आप kz स्क्वायर बाय r को कुछ नाम वाम दे दो, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया E, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी kz स्क्वायर बाय 2r। तो मैं बोलूंगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो है E बाय 2, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी? माइनस kz स्क्वायर बाय r। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं बोलूंगा कि -e है, और टोटल एनर्जी जो है वो आई -e बाय 2, बिकॉज माइनस kz स्क्वायर बाय 2r। अब फॉर एग्जांपल देखो, जब आपको एक एनर्जी दी हो तो इस फॉर्मूले से आप बाकी की एनर्जीज बहुत इजीली निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो भाई टोटल एनर्जी क्या है आपका? टोटल एनर्जी है -e बाय 2। आपको सिर्फ E निकालना है, तो टोटल एनर्जी है आपकी ये। तो यहां से आपको E का फॉर्मूला मिल गया 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E का आपको फॉर्मूला मिल गया 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -e, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी उसकी हो गई फर्स्ट ऑर्बिट में -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी हो गई उसकी 13.6। काइनेटिक एनर्जी है E बाय 2, यही तो E बाय 2 था ना, बस साइन हटा दो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है जितनी टोटल एनर्जी है, बस काइनेटिक एनर्जी की उतनी वैल्यू पॉजिटिव है और टोटल एनर्जी की उतनी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। अब ये जो टोटल एनर्जी आई है, यहां पे अगर मैं R का फॉर्मूला पुट कर दूं जो पीछे हमने निकाला 4 स्क्वायर mkz स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, ये पुट कर दूं, यहां पे जो कट रहा है उसको काट दूं, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो ये हमारा आ गया। अब इसको अगर मैं टोटल एनर्जी की बजाय En लिखना शुरू कर दूं तो ज्यादा बेटर है। En का मतलब है एनर्जी इन nth ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट में जो एनर्जी है उसका ये फॉर्मूला अपना आ गया। अब यहां पे अपने को जो जो वैल्यूज पता है अगर हम वो डाल दें, पाई पता है, m पता है, k पता है, e पता है, h पता है, z स्क्वायर और n स्क्वायर छोड़ दें, यहां अगर हाइड्रोजन है तो z को 1 डाल सकते हैं,
तो हमको En मिलेगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो -13.6/n² है। n को 1 2 3 4 डाल के आप एनर्जी निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, सेकंड में कितनी, थर्ड में कितनी, फोर्थ में कितनी, अभी निकालेंगे हम। ठीक है, तो अब लोअर से हायर में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक फोटोन एब्जॉर्ब करके जाएगा, लेकिन जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो फोटोन एमिट करेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, यहां पे n को 1 डालो, उसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी होगी -13.6/2²। अच्छा, एक सेपरेट वीडियो में आपको एटम्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे PYQs मिल जाएंगे, डिटेल में मैंने समझाए हुए हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा या हाईली रिकमेंडेड है ये बात कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, पूरा चैप्टर को समझ लेते हैं, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। वहां से आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर हो जाएंगे, तो फिर आपका चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आप अपनी तरफ से अपनी सारी बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस है, NCERT है, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स की बुक है, सैंपल पेपर्स है, वो सब अपना करना स्टार्ट कर देना। इतना आपको करना है, ठीक है। तो ये अपना कितना आएगा, ये आएगा हमारा -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, -3.4, यस, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, देखो डेल्टा ई, इन दोनों स्टेट्स में एनर्जी का डिफरेंस कितना है, -3.4। ये बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस करो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों में डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन आप फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पे दे मारो तो उसकी एनर्जी हो जाएगी -3.4, और वो जंप करके चला जाएगा सेकंड ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में जब वो जंप करके चला जाएगा तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आएगा इतनी एनर्जी का फोटोन एमिट करके। तो उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी ये निकालते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको यही तो फोटोन की एनर्जी, आपको इसको hc/λ के इक्वल रखना होगा। इसको आपको जूल में कन्वर्ट कर देना, h और c की वैल्यू पुट कर देनी, सो यू विल गेट लैम्डा। तो ये तो अपन ने सीधा ये निकाला कि जो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। लेकिन अगर हमको जनरली निकालना है कि किसी भी n2 स्टेट से n1 स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन वापस आता है तब उसकी कितनी वेवलेंथ का वो फोटोन एमिट करेगा, तो आप क्या करो, h न्यू को En2 मतलब यहाँ पे n2 डाल दिया -En1, इसमें भी नहीं, इससे भी पीछे वाले फॉर्मूले में डाल दिया, या इसमें ही डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा ये, ठीक है। ये पूरा एक कांस्टेंट है जिसको रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं, R से इसको डिनोट करते हैं यहां पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल R को हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो अगर हम रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू को याद कर लें तो हम यहां पर पुट करके डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जब भी n2 स्टेट से n1 स्टेट पे इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो कितनी वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा। रिडबर्ग कांस्टेंट्स की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर है, वो मैंने यहां पे पुट कर दी। सपोज एक इलेक्ट्रॉन n23 इक्वल टू n1 1 पे वापस आ रहा है, यानी थर्ड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पे वापस आ रहा है, और थर्ड स्टेट कौन सा हुआ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो 3 से 1 पे आ रहा है, तो वो कितनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा। तो n1 को हमने 1 डाल दिया, n2 को हमने 3 डाल दिया, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी। सॉल्व करके हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1025 एंगस्ट्रॉम। 1025 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है बच्चों, जब आप किसी भी एलिमेंट को, सपोज हाइड्रोजन की हम लोग यहां पे बात करते हैं, जब आपने हाइड्रोजन को हीट किया तो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट्स में गए, और जब वो हायर एनर्जी स्टेट्स में गए तो हायर एनर्जी स्टेट्स में जाके उन्होंने जिन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी स्टेट में गए होंगे उन फोटॉन्स को उन्होंने एमिट करना स्टार्ट किया।
तो क्या होता है कि हमको एक एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें कि कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। मतलब देखो यार, अब वो हाइड्रोजन जिसको आपने हीट किया है वो सिर्फ वही वेवलेंथ के फोटॉन्स को एमिट करेगा ना, यानी उसी वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा। जो लैम्डा की वैल्यू आपको अभी जो पीछे फॉर्मूला बताया वहां से आ रही है, यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट स्टेट पे आएगा, या सेकंड से फर्स्ट स्टेट पे आएगा, या फोर्थ से थर्ड स्टेट में आएगा, या फिफ्थ से सेकंड स्टेट में आएगा, जब भी ये ट्रांजिशंस होंगी, इनमें से कोई भी ट्रांजिशंस होंगी, ऑब्वियसली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो जब भी इनमें से कोई भी ट्रांजिशन होगी, आपको आपकी जो फोटोग्राफिक प्लेट है वहां पर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट की एक लाइन मिलेगी। तो जितनी भी ये लाइंस मिल रही है टोटल हम ये बोलेंगे ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का। और ये यूनिक है, हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो एमिशन स्पेक्ट्रम किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये है फिंगरप्रिंट्स हैं एलिमेंट्स के। देखो हमें पता चला कि सन में हाइड्रोजन है, हम लोग गए तो नहीं ना सन तक, तो हमें पता कैसे चला कि सन में हाइड्रोजन है? क्योंकि सनलाइट का जो हम जब एमिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमको बिल्कुल वही मिलता है जो अर्थ पे हाइड्रोजन को हीट करने के बाद मिलेगा, जिससे पता लगता है कि सन में हाइड्रोजन है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हमको कौन कौन सी लाइंस मिलती हैं, हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में हमको कौन कौन सी लाइंस मिलती है, एमिशन स्पेक्ट्रम में भी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब बनेगा जब आप एक एलिमेंट को गैसियस फॉर्म में जब लेते हो और उसमें से जब लाइट पास करते हो तो वो केवल उस लाइट के वही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है जिस वेवलेंथ के फोटोन की हेल्प से वो किसी ट्रांजिशन में जा सकता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा, देखो एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड है, एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है -13.6 बाय एन स्क्वायर। तो एन को जब आप 1 2 3 4 पुट करते जाओगे, जब आप एन को 1 2 3 4 पुट करते जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी मिलती जाएगी। जैसे एन को आपने 1 पुट किया सो यू विल गेट द वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है। सेकंड 2 पुट किया ये वैल्यू मिलेगी, 3 पुट किया ये, 4 पुट किया, 5 पुट किया ये, तो ऐसे आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। यानी कि -13.6 से -3.4 के बीच में तो कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जब आप लाइट पास करोगे हाइड्रोजन के थ्रू तो वो सिर्फ वही वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे उसका कोई ट्रांजिशन हो पाए, दूसरी नहीं करेगा। तो तब आपको उस कॉन्टिन्यूअस लाइट में डार्क लाइंस दिखाई देंगी जिसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ऑब्वियसली एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सेम लाइंस दिखाई देंगी ना, क्योंकि अगर उसने सपोज लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब किया है और वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में गया है, तो यार वो उसी वेवलेंथ का फोटोन तो एमिट करेगा ना जब हायर से लोअर में आएगा। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, बट एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो डार्क के बैकग्राउंड पे लाइट लाइंस मिलेंगी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लाइट बैकग्राउंड पे डार्क लाइंस देगा। ये यार पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये एमिशन लाइंस हो गई और ये एब्जॉर्प्शन लाइंस हो गई और सेम पोजीशन पे आ रही है लाइंस। तो एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम An emission spectrum is produced when atoms of an element are excited by heating and then emit light as they return to a lower energy state. Each element emits light at specific wavelengths, creating a unique spectrum of colored lines known as its emission spectrum. Or absorption spectrum. An absorption spectrum occurs when light passes through a cold dilute gas and atoms in the gas absorb specific wavelengths of light. The absorbed wavelengths show up as dark lines in the continuous spectrum, creating a unique pattern for each element, which is its absorption spectrum. ठीक है, तो कौन कौन सी लाइंस हैं जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में अपने को मिलती हैं? उन सारी लाइंस को हमने कैटेगराइज करा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, जिनको बोला जाता है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन स्पेक्ट्रल लाइंस को खोज निकाला था। लाइमन सीरीज उन सारी स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप है जो बनेगी जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे वापस आएगा किसी भी हायर ऑर्बिट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। ठीक है,
ये देखो N2 N3 N4 N5 N6 बड़े किसी से भी फर्स्ट पे जब वापस आ रहा है तो यू विल गेट लाइमन सीरीज, किसी भी हायर स्टेट से सेकंड पे वापस आएगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो बामर सीरीज के अंडर आएगी, किसी से भी थर्ड पे वापस आएगा किसी भी हायर स्टेट से तो पास्टन सीरीज, फोर्थ पे आएगा ब्रैकेट और 5 पे आएगा फंड सीरीज। ठीक है, तो आप N1 को 1 फिक्स करके N2 को 2 3 4 5 6 7 पुट कर करके सारी वेवलेंथ निकाल सकते हो कि लाइमन सीरीज के अंडर कौन कौन सी वेवलेंथ आएंगी। फिर N1 को 2 फिक्स करके N2 को 3 4 5 6 डाल के निकाल सकते हो बामर सीरीज के अंदर कौन कौन सी वेवलेंथ आएंगी। ठीक है, तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लाइमन सीरीज में N2 ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये N2 और N1 की वैल्यूज है, मैं एक बार इनके सबस्क्रिप्ट्स लगा देता हूं। दीज ऑल आर N1 एंड दीज आर N2। तो N2 शुड बी ग्रेटर देन 1, N1 1, तो हमारा लाइमन सीरीज होगा। लाइमन सीरीज की जितनी भी आप वेवलेंथ निकालोगे वो सारी अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेंगी। 400 नैनोमीटर से लगभग 700 नैनोमीटर तक आपका विजिबल होता है। 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट की, 700 नैनोमीटर से ज्यादा होती है इंफ्रारेड की। तो ये जितनी भी वेवलेंथ आएंगी 400 नैनोमीटर से कम आएंगी, तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेंगी। बामर सीरीज के अंदर जो वेवलेंथ आएंगी वो विजिबल रेंज में आएंगी। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को हीट कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि वो रंग बदल रहा है, जैसे आयरन को हीट करो तो रेड हो जाता है, मतलब वो रेड कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग फोटॉन से एमिट कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, जब वो वापस आ रहे हैं अपने ग्राउंड स्टेट में, तो वो बामर सीरीज के अंडर हो रहा है सारा काम, वो बामर सीरीज में एक्साइटेशन हो रही है उसकी। और पास्टन सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड, फंड सीरीज इंफ्रारेड में लाई करेगी। ठीक है, अच्छा, किसी भी सीरीज की लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने को आ सकता है। अगर बोला जाए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो किसी भी सीरीज की, तो आपने N2 को N1+1 पुट करना है। देखो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। 1/लैम्डा का फॉर्मूला था रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो जब आपको किसी सीरीज का नाम दिया हो, लाइमन, बामर, पास्टन, तो N1 तो फिक्स हो गया। जैसे आपको बोल रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, तो N1 तो फिक्स हो गया कि बामर सीरीज है तो 2। अच्छा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी लैम्डा सबसे ज्यादा कब होगा, जब 1/लैम्डा सबसे कम होगा। 1/लैम्डा सबसे कम तब होगा जब इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर आपको निकालनी हो तो आपको ये सबसे बड़ा रखना है। ये सबसे बड़ा तब होगा जब N2 सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में है ना। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब आएगी जब N2 N1+1 होगा, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब आएगी जब N2 इंफिनिटी होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब आएगी जब N2 इंफिनिटी होगी। ये लैम्डा शॉर्टेस्ट तब आएगा जब 1/लैम्डा सबसे बड़ा होगा। 1/लैम्डा सबसे बड़ा तब होगा जब इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा जब ये पूरा 0 होगा, और ये पूरा 0 तब होगा जब N2 इंफिनिटी होगा। तो किसी भी सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो, N2 को N1+1 डाल दो, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो तो N2 को इंफिनिटी डाल दो। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अपन ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल की। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल की क्या लिमिटेशंस है, क्योंकि उसके बाद और भी एटॉमिक मॉडल्स आए। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो क्यों जरूरत पड़ी उनकी? पहली बात तो ये कि ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे ही एप्लीकेबल है। बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत डिटेल्ड मॉडल है, बट फिर भी ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे एप्लीकेबल है, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन पे तो ये एप्लीकेबल है ही, हीलियम पे एप्लीकेबल है He, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसमें He+ में एक इलेक्ट्रॉन बचा। हीलियम के बाद लिथियम में से 2 निकाल लिए, Li2+, बेरिलियम में से 3 निकाल लिए, बोरोन में से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन 4 पे ही एप्लीकेबल है। ये चारों वो स्पीशीज हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब भाई इतने सारे एलिमेंट्स अपने को पता है, तो उनमें से 4 स्पीशीज पे एप्लीकेबल है, तो अच्छा मॉडल कहां हुआ? तो ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, वायलेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। अच्छा, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया गया कि भैया क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर रूल्स दूसरे होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता ही नहीं है ना। तो वायलेशन ही हो गया ना एक तरीके से क्लासिकल फिजिक्स का। तो और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यहां पर इंप्लीमेंट ही नहीं करा गया किसी भी तरीके से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, यहां पे अपने को फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ऑर्बिटल शेप लिमिटेशंस, यहां पर बोला गया कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर होने चाहिए, लेकिन ऑर्बिट्स
बाद में पता भी चला कि ऑर्बिट्स जो है वो सर्कुलर नहीं है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो ऑर्बिट्स प्रिडिक्ट किए थे वो गलत थे। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी पॉसिबल है, तो यहाँ पर ऑर्बिट्स की शेप की तो बात ही नहीं हुई। और जीमन इफेक्ट का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। जीमन इफेक्ट क्या होता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में आप स्पेक्ट्रम को रखते हो तो उसकी जो लाइंस है वो फर्दर छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। ये क्यों होता है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन बोर्स एटॉमिक मॉडल में नहीं थी। वो तो बाद में पता लगा कि एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, कि जो ऑर्बिट्स हैं वो भी ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है ना, सब शेल्स में डिवाइडेड है, सब शेल्स ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है। उस डिवीजन के बारे में यहां पर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अगर उस डिवीजन के बारे में बात होती तो पता चलता कि उन ऑर्बिट्स के अंदर भी फाइन ट्रांजिशंस हो रही हैं, उनकी वजह से वो फाइन लाइंस आती हैं जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है स्पेक्ट्रम को। बट यहां पर उस चीज के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई। तो ये 5 लिमिटेशंस आप याद रख लेना बोर्स एटॉमिक मॉडल की। और मैं गिरना जाऊंगा ही, ठीक। तो ये सारी कहानी जो है वो खत्म हो गई। बस एक चीज याद रखना, जो पीछे अपन ने फॉर्मूले निकाले हैं वहां पे हमने जो स्पेसिफिक फॉर्मूले निकाले हैं, जैसे रिडबर्ग कांस्टेंट वाला R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वहां पे हमने वो फॉर्मूले तक हम पहुंचे Z को 1 और N को 1 पुट करके। अगर आप इनमें से किसी के लिए भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आप वहां पे Z साथ में ही रखना, बाकी सारी चीजें पुट कर देना, ठीक है। तो हीलियम के लिए Z2, लिथियम के लिए Z3 और बेरिलियम के लिए Z4 पुट करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए मैंने डिफरेंट वीडियो में, जो कि इसके PYQS और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है, उसको सर्च कर लेना, चैनल का नाम लगा के आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।